नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत मैंने एक पदयात्रा शुरू करी है, जिसमें भितिहरवा पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने चलना शुरू किया है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान होते हुए मैं पिछले 10 दिन से छपरा में हूँ। आने वाले 15-20 दिन यहाँ अभी और रहूँगा। पीछे कुछ दिनों में कोई 6 प्रखंड में पैदल चल के आया हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूँगा। ये अनुभव ज़्यादातर पूरी पदयात्रा जो 170 दिन में चला हूँ उसके आधार पर है। छपरा विशेष के लिए 1-2 टिप्पणी मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन जब तक छपरा पूरा न घूम ले तब तक छपरा के लिए कोई अलग से सारण के लिए बात कहना संभव नहीं होगा। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे वो आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो 170 दिन का अनुभव रहा है, बिहार के नज़रिए से लोग जो बता रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, बेरोजगारी और पलायन, ये बिहार के लोगों के नज़र में सबसे बड़ी समस्या बिहार के लोगों के लिए है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन के लिए जानने के लिए कि ये समस्या है ज़मीन पर, इसके लिए आपको पदयात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबको पता है। लेकिन जब आप 170 दिन में करीब 2000 गांव में पैदल चल के जाते हैं तो इस समस्या की जो विकरालता है, इसका जो आर्थिक सामाजिक पहलू है, उसकी समझ बेहतर हुई है। पहली बात तो ये कि बेरोजगारी सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं बिहार में, उनके बच्चों के लिए भी बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है। जिनके घरों में ज़मीन है, खेती है, कुछ पहले से रोजी रोजगार है, उनके लिए भी अपने बच्चों के लिए रोजगार पाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा जो पलायन है, गाँव में हम लोग जब जाकर देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि 40 से 50% जो युवा है वो करीब बाहर ही मजदूरी करने को गया है। इसमें भी जो कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि पलायन सिर्फ मजदूरी से जुड़ा हुआ पलायन है और जो बिल्कुल गरीब तबका है वो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए बाहर मजदूरी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। पलायन में हम लोग जो देख रहे हैं कि जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा ही रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वहाँ से भी बच्चे एक तरह से पलायन उनको करना है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं है तो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो इक्का दुक्का लोग जिनके बच्चे नौकरी पा जा रहे हैं उनको भी बाहर ही रहना है, क्योंकि बिहार में नौकरी का कोई अवसर है नहीं, अच्छे नौकरी का कोई अवसर ज़्यादा है नहीं। तो शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ ये पलायन की पीड़ा न हो, चाहे आप मजबूरी में गए हों या फिर स्वेच्छा से पढ़ाई या नौकरी करने गए हों, या फिर अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो इलाज और दवाई के लिए बाहर गए। लेकिन आपको बिहार छोड़कर बाहर जाना ही है, क्योंकि यहाँ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी खराब हो गई हैं कि लोगों को यहाँ रहकर अपने परिवार के साथ रह के ज़िंदगी बिताने का सुख मैसर नहीं है। इसका सामाजिक पहलू जो है, सामान्यतः घरों में लोग ऐसा मानते हैं कि परिवार के तौर पर पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप एक साथ रहेंगे। बिहार में मुझे लगता है अभी तक चलने के बाद कि बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहाँ माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस सच्चाई को स्वीकार लिया है कि घर में जो नवयुवक है, जो पुरुष है, वो साल में 10 महीने, 11 महीने परिवार से दूर ही रह के उसको काम करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। साल में 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना ही वो अपने परिवार के साथ रह सकता है। तो परिवार का एक साथ एक यूनिट के तौर पे रहना, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा यहाँ विलासिता की वस्तु है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो एक यूनिट के तौर पे रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सामाजिक पहलू है जिसकी चर्चा इतनी होती नहीं है। मान लीजिए कि मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो ये लोग लिख रहे हैं कि अपना आप बताते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि घर परिवार छोड़कर मैं 1 साल, 1.5 साल यहाँ पर पदयात्रा कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग जरा करीब से देखेंगे तो बिहार के ज़्यादातर परिवारों की स्थिति यही है कि उनके घर के जो पुरुष हैं वो अपने परिवार के साथ पूरे साल नहीं रहते। तो एक बहुत बड़ी सामाजिक त्रासदी है जो महिलाएं शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, बोल नहीं रही हैं। लेकिन जब हम लोग गांव में जाकर बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये चीज़ दिखती है, ये पीड़ा दिखती है।
बेरोजगारी पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वाभाविक तौर पर, चूंकि बिहार कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, खेती से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसमें दो आधारभूत समस्याएं जो बिल्कुल सामने हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। एक, जो भूमि सुधार का लागू न होना, और दूसरा जल प्रबंधन का पूरी तरीके से विफल रहना। तो पहला बात ये समझिए, बिहार में आज़ादी के बाद से भूमि सुधार को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसकी वजह ये है, इसकी वजह से बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, लेकिन बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। और जो 40% लोग, 100 में 40 लोग जिनके पास जमीन है, जो खेती करते हैं, उनमें से 90% मतलब 40 में करीब 35 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो यहाँ खेती करने वाले भी लोग हैं, वो खेती उनके लिए खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ बिहार में जो किसान है वो खाने वाली खेती करता है, कमाने वाली खेती नहीं करता है। वो इतना ही उपजाता है या उपजा पाता है जिससे उसके बाल बच्चों का, परिवार का पेट भर जाए, रोटी चावल का जुगाड़ हो जाए, तेल मिल जाए, सब्जी मिल जाए। खेती करके आमदनी उसको नहीं होनी है। तो जो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 100 में 4-5 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास जमीन है और वो इस तरह से खेती कर रहे हैं जिससे कि उनकी आमदनी हो। बाकी लोग या तो खेती पेट भरने के लिए कर रहे हैं या खेत में मजदूरी कर रहे हैं। दूसरा जो पहलू जल संसाधन का है, पानी को लेकर जो बिहार में पूरा व्यवस्था है, तो 50% खेती योग्य जमीन जो है उसको बाढ़ का संकट बना हुआ है पूरे बिहार के स्तर पर, और करीब करीब 30% जमीन ऐसी है जिसमें सूखे की संभावना है। तो ज्यादातर जो भूभाग है, जो खेती लायक जमीन है, या तो वो बाढ़ प्रभावित है या उसमें सूखा है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्ष में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एश्योर्ड इरिगेशन, सिंचित भूमि पिछले 10 साल में कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर बिहार में 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो वो घट के आज 89 एकड़ ही रह गई है, क्योंकि जो नहरों का जो श्रृंखला बनाया गया, नहरों का जो जाल बिछाया गया या नलकूपों की जो व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में करीब करीब बेमानी हो गया है। और ये मैं पश्चिम चंपारण से देखते आ रहा हूँ, और इवन छपरा में जिन प्रखंडों में मैं चला हूँ, चाहे वो लालातपुर हो, एकमा हो, मांझी हो या दूसरे आगे के जो प्रखंड हैं, हर जगह नहर, आपको नहरों से निकाली हुई कोई व्यवस्था दिखती है, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बिहार में खेती किसानी की जो मुख्य परेशानी की वजह है, ये 2 है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है फसलों के दाम का न मिलना। बिहार में जब हम लोग पिछले 5-6 महीनों से पैदल चल रहे हैं तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है और गन्ने की कटाई हुई है। ज़्यादातर लोगों ने, 90% से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि धान उन्होंने 1200 रुपये से 1500 रुपये क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य है 2050 रुपये। लेकिन चूंकि समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं, इस वजह से ज़्यादातर लोगों को अपना उपज समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर बेचना पड़ा है। पिछले 10 वर्ष में, ये आंकड़ा भी याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर पंजाब के किसानों की खुशहाली की बात करते हैं, तो आपके ध्यान के लिए बता दूं, पंजाब में 70% गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, बिहार में 13% और 1%। अब इसका आर्थिक नुकसान क्या हो रहा है, इसको अगर आप आकलन इसका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से, फसलों के सही दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये इतनी बड़ी तबाही है।
और हमको आपको लगता है कि बिहार में जो किसान है, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी माली हालत क्यों नहीं सुधर रही है? एक तो उसके पास जमीन नहीं है, दूसरा जमीन है तो बाढ़ या सूखे से प्रभावित है। दोनों चुनौतियों के बाद जो उपजा रहा है उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो हम लोग रोड पर चल रहे हैं तो लोग तात्कालिक समस्या के तौर पर यूरिया की अनुपलब्धता और कालाबाजारी की बात हर आदमी बताता है कि 277 रुपए का यूरिया ज़्यादातर लोगों को 500, 700, 800 रुपए में खरीदना पड़ता है। मोटे तौर पे ये खेती किसानी करने वाले लोगों का हाल है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो शिक्षा का ध्वस्त हो जाना। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री के रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके शासनकाल का शायद सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क ठीक नहीं है तो कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाएगी, लेकिन अगर कल हो कि एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो पिछले 10 साल 15 साल में जो लोग यहाँ से पढ़कर निकले, सिर्फ डिग्री लेकर निकले, जो अशिक्षित रह गए, वो एक अच्छी सरकार आने के बाद भी अब शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता का मामला नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की क्वालिटी जो खराब है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ऐसी बात नहीं है। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके पास पूरा समय रहेगा सवाल करने का। पहली बात तो आप समस्या को समझिए कि समस्या है क्यों, तब तो उसका रास्ता निकालिएगा। अभी लोगों की समझ है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसकी स्थिति इसलिए है क्योंकि विद्यालयों का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, ग्राउंड है, क्लासरूम है, शिक्षकों की संख्या और पढ़ने वाले बच्चे, इन तीनों का समायोजन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। कई बार हमको लगता है कि शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक और बिल्डिंग क्लासरूम से स्थिति खराब है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि रास्ते में चलते हुए हम लोग बहुत कॉलेज में को भी देखने का अवसर मिला। कॉलेज में बिल्डिंग है, वहाँ 10,000, 12,000, 15,000 बच्चों ने नामांकन भी कराया हुआ है। वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ पर तो लेक्चरर प्रोफेसर हैं, फिर भी वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। 3 साल की डिग्री 4 साल, 5 साल, 6 साल में लोगों को मिल रही है। तो स्कूलों से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आप लोगों को सिर्फ खिचड़ी और डिग्री बांटेंगे तो समाज में एक बड़ा वर्ग आपने अशिक्षित लोगों का ऐसा खड़ा कर दिया जिसके पास डिग्री तो है लेकिन शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है। इसीलिए ये दुर्दशा है। इन तीनों बड़ी समस्याओं के बाद जो सबसे बड़ी 4 जो केंद्र सरकार की योजना है उस पर मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। पहली योजना है गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई। तो बिहार में जिन जिलों में मैं गया हूं और उसमें सारण इंक्लूडेड है, लाभार्थियों को 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मतलब 20% की चोरी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि लोग बता रहे हैं कि जो अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर करीब 15 से 25 हजार क्विंटल हर महीने अनाज आता है। उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पीसी भ्रष्टाचार के तौर पर काटा जाता है। और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों के बीच में बंटता है। और जनप्रतिनिधियों में ज्यादातर जगह विधायक भी शामिल हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कैमरे पर बता रहे हैं कि विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ये 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर जो चोरी हो रही है उसको बांट रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी बड़ी योजना यहाँ पर स्वच्छ भारत की है। पिछले कुछ वर्षों में देश में स्वच्छ भारत के नाम पर हर परिवार में शौचालय बनाने की बात कही गई है। बिहार के भी ज्यादातर जिलों को 2019-20 में ही ODF घोषित कर दिया गया है, लेकिन करीब करीब
2000 गांव में पैदल चलने के बाद मैं आपको ये विश्वास से बता सकता हूं कि ज़्यादातर गांव में आज भी खुले में शौच यहाँ के जीवन की सच्चाई है। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि शौचालय बना है, जरूर कुछ शौचालय बने हैं, लेकिन इस पूरी योजना में प्रति शौचालय 2000 रुपये अफसरों ने लिए हैं। शौचालय बना कि नहीं, शौचालय बनाने वालों ने उसका उपयोग किया कि नहीं, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। और ODF अफसर और जनप्रतिनिधि मिलकर उन्होंने बिल्कुल गलत जारी किया है। तीसरी जो बड़ी योजना है वो आवास की योजना है। गांव में हम लोग जाते हैं तो लोग इसकी बहुत चर्चा भी करते हैं। तो गांव में जो घर की योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना, अभी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, ज़्यादातर जो लाभार्थी मिले वो इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो लोग भी इसके लाभार्थी हैं, जिनको 1,40,000 रुपये मिलना चाहिए, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेने के लिए आपको 20,000 से 40,000 रुपये तक घूस के तौर पर देना है। उसमें नाम लिखवाने से लेकर अंतिम तीसरी किस्त जारी होने तक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20,000 25,000 रुपया जो अफसरों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। जनप्रतिनिधि अगर पैसा नहीं ले रहा है तो आपको शायद प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ 20-25,000 रुपये के खर्चे पर मिल जाए। जहां जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर ये 30-35-40,000 रुपये तक लोगों को देना पड़ रहा है। चौथी केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है मनरेगा। तो मनरेगा को लेकर मेरी अपनी सोच ये थी कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो बिहार में जो गरीबी है, यहाँ पर जो पलायन है, बेरोजगारी है, भूमिहीन लोगों की संख्या है, तो मनरेगा एक बड़ी योजना के तौर पर जमीन पर दिखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 170 दिन में मनरेगा का कोई एक्टिव प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखा है। कुछ जगहों पर लोग बताते हैं कि ये पंचायत भवन है, ये आंगनबाड़ी सेंटर है जिसमें मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन कहीं पर भी सक्रिय तौर पर 20, 25, 50 मजदूर मनरेगा में काम करते हुए नहीं दिखे। आंकड़ों में भी अगर आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन था 39%। मतलब करीब 100 में 60 रुपया मनरेगा का तो हम लोग दिल्ली से लेकर आए ही नहीं, 40 रुपया लेकर आए। और जो 40 रुपये लेकर आए उसमें 40 से 50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मनरेगा में PC का दर लोग 40 से 50% बताते हैं। इसके अलावा मैं बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। बिहार सरकार की जो योजना चल रही है उसमें 7 निश्चय के अंतर्गत चलने वाली सबसे बड़ी योजना नल जल की है। तो नल जल को लेकर सरकार का दावा है कि करीब 70% नल जल की योजना काम कर रही है। आपके सारण में भी प्रशासन का ये दावा है, उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि 70% करीब 70% नल जल, 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो वो बनी नहीं ठीक से, या बनी तो चली नहीं, या फिर चली तो चल के बंद हो गई। नल जल योजना में जमीन पर जो एक बड़ी समस्या दिख रही है उसके नहीं चलने की, वो है जमीन का स्वामित्व। जिस जमीन पर ये नल जल योजना बनी हुई है, ज़्यादातर जगहों पर जो पिछली बार वार्ड सदस्य जीते हुए थे, या तो ये उनके जमीन पर है या उन्होंने जिससे किसी से बात करके जमीन दिलवाई उनके जमीन पर बनी हुई है। अब ज़्यादातर वो वार्ड सदस्य चुनाव हार गए हैं, तो या तो इन योजनाओं का हैंडओवर नहीं हुआ नए जो जीत कर आए हैं उनको, या जिनकी जमीन पर ये बना हुआ है उसने एक तरीके से उसको कब्जा कर लिया है, वो उसको अब चलने ही नहीं दे रहा है। कई जगह तो लोग मुझे ऐसे भी मिले जो शादी बारात वगैरह में पानी इस नल जल योजना से निकाल कर बेच रहे हैं। और क्योंकि उनका दावा ऐसा है कि उन्होंने जमीन देते समय सरकार ने उनको कहा था कि उनको नौकरी दी जाएगी, उनको हर महीने पैसे मिलेंगे, तो अब वो नल जल योजना चलने नहीं दे रहे हैं। तो मिला जुला के 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। दूसरी जो बड़ी योजना है वो नाली गली की योजना है, पक्कीकरण की। 7 निश्चय में ये तय किया गया था कि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाएगा। उन नालियों को एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस नाले के जरिए पानी के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। ये नाले खुले न रहे, इसके लिए जिन गलियों से इन नालों को निकाला जाएगा उसका पूरी तरीके से पक्कीकरण किया जाएगा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शायद, 7 निश्चय की ये सबसे बड़ी योजना थी। 2015 में
ये अनुमान किया गया था कि नालियों गलियों के पक्कीकरण पर 80,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। आज जब मैं गांव में चल रहा हूं तो जो देखा मैंने कि घरों के नालियों के पक्कीकरण की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। गांव में रोड के किनारे, सड़क के किनारे बड़े नाले कहीं बनाए गए हैं, कई जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन ये नाले जो हैं वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। घरों से पानी को निकालकर इन नालों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही इन नालों में आने वाले पानी की निस्तारण की कोई व्यवस्था है। और गलियों की पक्कीकरण की हालत ज़्यादातर जगहों पर वो ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायतों के बीच का जो मामला है, कहीं पंचायतों ने नहीं बनाया है, कहीं ग्रामीण कार्य विभाग ने नहीं बनाया है, या आपस के जमीनी विवाद में प्राइवेट किसी की जमीन बीच में आ गई, उसकी वजह से सड़कें न बनी हो। लेकिन नालियों गलियों की पक्कीकरण की योजना कहीं जमीन पर लागू नहीं दिखती है। इसके अलावा 2 और बड़ी योजना 7 निश्चय में थी, जिसकी करीब करीब चर्चा ही बंद हो गई है। पहली योजना थी जो बेरोजगार युवा हैं 18 से 35 साल के, उनको सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपए का मासिक सहायता मिलना था। इस योजना का कोई लाभार्थी अभी तक हमको मिला नहीं, ना इसकी कोई चर्चा करता है, ना पत्रकार बंधु इसका सवाल करते हैं। वो करीब करीब भुला ही दी गई है, योजना कभी चालू ही नहीं हुई। दूसरी एक बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उस समय ये तय किया गया था कि बिहार में जो 12वीं के बाद बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए बैंकों से उनको सस्ते दर पर ऋण दिया जाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया। अनुमान ये था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को इसका लाभ हर साल मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी ये योजना 7-8 लाख लोगों तक ही पहुंची है, और जिन लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पैसा लिया भी, वो करीब करीब अब उसको भुला दिया है, इस योजना को कहीं चलाया नहीं जा रहा। कुल मिला जुला के ये स्थिति है सरकारी योजनाओं का। 2 जो क्षेत्र है जहाँ पर सुधार का दावा किया जाता है और वो जहाँ सुधार दिख रहा है, वो सड़क और बिजली। बिहार में हम लोग ये मानते हैं कि भाई नीतीश कुमार के पिछले कुछ 10, 12, 15 साल के शासन में बिहार में बिजली की स्थिति सुधरी है। तो निश्चित तौर पर बिजली हर जगह दिखी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहाँ पर भी मैं गया हूँ, गांव में, टोलों में बिजली पहुँची है। लेकिन बिजली आने के साथ साथ एक जो बड़ी नई समस्या लोग बता रहे हैं, वो गलत और बढ़े बिलों का आना। हर गाँव में, हर पंचायत में लोग बता रहे हैं कि उनकी नज़र में बिजली का बिल अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। 2000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक लोगों ने बिल दिखाए हैं। एक बार गलत बिजली का बिल आ गया तो आपके घर का कनेक्शन कट गया है। उसके बाद लोग बता रहे हैं कि उनको महीनों तक लोक अदालतों के चक्कर लगाने हैं, फौजदारी का केस झेलना है, और या फिर कटिया फंसाकर फिर वापस अपना बिजली जलाना है। सड़कों की जहाँ तक बात है, तो निश्चित तौर पर स्टेट और नेशनल हाईवे में सुधार दिख रहा है हर जगह। लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति, जैसा मैंने आपको बताया, लोग बता रहे हैं कि कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जो भी सड़क बनी है वो आज से 8 साल 10 साल पहले बनी है, उस रख रखाव के अभाव में खराब हो गया, टूट गया। या जो हाल फिलहाल में सड़कें बनी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, इतना उसमें चोरी है, इतना भ्रष्टाचार है कि वो सड़क बनते के साथ ही टूटने के कगार पर। पूरी पदयात्रा के दौरान जो 3 सबसे ज्यादा शब्द सुने जाते हैं, वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य लोग हों, ये बताते हैं कि भैया अफसरशाही से सब परेशान है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकार का काम नहीं है जिसमें आप बिना पैसा दिए हुए काम करा सकें। चाहे जमीन का रसीद काटना हो, थाने में FIR करना हो, या ब्लॉक का कोई काम हो, हर सरकारी योजना में आपको सरकारी काम कराने के लिए, या पासपोर्ट का आपको वेरिफिकेशन करना हो, हर सरकारी महकमे से के काम में आपको पैसा देना है। और तीसरी बात, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला PC, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य की योजना हो या दोनों की मिली जुली योजना हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से एक परसेंटेज का काटा जाना भ्रष्टाचार के तौर पर, और उसका अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक व्यवस्था बनाकर बंदरबाट होना, ये यहाँ की सच्चाई है। जो 3 शब्द मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में काटे जाने वाला PC, ये 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। इसके अलावा बस एक अंतिम बात जो मैं सारण में सुन रहा हूँ, वो है
सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूं। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीनों से, खासकर जब मैं सिवान से निकला हूँ, सिवान और छपरा में ये बात हर गांव में लोग बता रहे हैं। लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। वो चाहे मर्डर की बात हो, डकैती की बात हो, अपहरण की बात हो, रंगदारी की बात हो, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ये पिछले 2 महीनों से मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। शराबबंदी को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। सबको मालूम है, कोई सवाल पूछता नहीं है। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि शराबबंदी, बस शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी हर जगह हो रहा है। पूरा एक तंत्र बन गया है जो शराब के इस व्यवसाय को चला रहा है, और बिहार के लोगों का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, और माफिया और सरकारी अफसर उसमें पैसा कमा रहे हैं। हर गांव में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि शराब नहीं बिक रहा है। हर आदमी मान रहा है कि शराब बिक रही है। और इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए कि मैं अपनी पदयात्रा के दौरान अनुमंडल या जिले के हेडक्वार्टर पे बहुत कम समय जाता हूँ, तो मुझे अनुमंडल के अस्पतालों का, जिले के अस्पताल का कोई अनुभव नहीं है अभी। लेकिन जिन गांवों में, पंचायतों में मैं गया हूँ, वहाँ पर सब सेंटर, SC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC ये कहीं नहीं पाया। बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक मुझे एक भी 170 दिन में 1500 से ज़्यादा गांवों में एक भी ऐसा सब सेंटर या PHC नहीं दिखा जहां बिल्डिंग है, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी हों, 50-100 रोगी हों, लोग मरीज आकर वहां दिखा रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था मुझे दिखी नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित है। जो लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो या तो यूपी जा रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं तो पटना, बनारस जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर मेरा ये अनुभव है। बाकी अब आप अपने सवाल पूछ लीजिए। जन सुराज इसको कैसे दूर कर पाएगा, ये अगर आप अभियान को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ में जो बात है वो ये है कि जिसको आप और हम चुन रहे हैं, सरकार, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर, सरकार के तौर पर, उनको हम उनके अनुभवों के आधार पर, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं चुन रहे हैं। उनको हम इन समस्याओं के आधार पर नहीं चुन रहे हैं। हमें, जैसा आप बता रहे हैं कि ये सारी समस्याओं का हम लोग को ज्ञान है। लोग तो जो गांव में रह रहे हैं उनको पता है ये समस्या, लेकिन जब वो वोट करते हैं तो वोट वो इन समस्याओं पर नहीं करते हैं। वो वोट करेंगे जाति पर, वोट करेंगे धर्म पर, वोट करेंगे भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, वोट करेंगे लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। इसीलिए जन सुराज में इन चीजों को सुधारने से पहले जो जड़ को सुधारने की बात है कि पहले जाकर समाज में लोगों को ये बताया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं कीजिएगा, तब तक ये समस्याएं सुधरने वाली नहीं है। पहली बात तो ये लोगों को जाकर बता रहे हैं कि भाई अगर बिहार से गरीबी दूर करनी है तो आप शिक्षा, जमीन, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट कीजिए, अपने आप चीजें सुधरेंगी। जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट आप पढ़ाई के लिए कीजिए, खेती के लिए, के बेहतरी के लिए कीजिए और रोजगार के लिए कीजिए। अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग सही वोट करना चाहें भी तो उनके पास विकल्प नहीं है लोगों की नज़र में। तो जन सुराज ये प्रयास कर रहा है कि समाज की मदद से वो विकल्प बनाया जाए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो जनता की नज़र में सही विकल्प हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने एक सही विकल्प भी हो और वो चुनकर आ भी जाएं, तो उनके पास एक सोची समझी, जमीन को समझकर एक बनाई हुई एक योजना होनी चाहिए। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, ये 10 साल की एक योजना हो। तो जन सुराज का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, उनके सामने लोगों की मदद से बनाया हुआ एक सही विकल्प रखा जाए और
साथ ही उस योजना को भी साझा किया जाए कि कैसे बिहार के इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है क्या स्वराज जो है चुनावी मैदान में जो बातों को रखते हैं तो चुनावी मैदान में भी उतर सकती है जनसुराज? बिल्कुल उतर सकती है नहीं, वो तो पहले दिन ही कहा गया है कि जनसुराज समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। नई राजनीतिक आप जिसको दल कहते हैं, मैं व्यवस्था कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि दल का बनना अपने आप में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। दल अगर सही लोगों के साथ बने, सही प्रक्रिया से बने, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाए तो ही व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो ये कोई स्पेकुलेशन का बात नहीं है कि भविष्य में होगा कि नहीं, वो तो पहले दिन ही कहा गया है कि ये नई व्यवस्था बनाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो सामाजिक स्तर पर होकर खत्म हो जाए। समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। तो अगर लोग मिलकर दल बनाएंगे तो स्वाभाविक है जब दल बनेगा तो उसके बाद जो चुनाव होंगे वो चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट में आपको पूरे ही 10 के आप पदयात्रा के उद्देश्य में देखेंगे तो आप पूरी ब्लूप्रिंट हम लोग बनाकर जारी करेंगे ताकि लोगों के पास ये अवसर हो कि भाई दल ये है और दल के कार्यक्रम ये हैं। सिर्फ ये नहीं कहना कि हम रोजगार दे देंगे, ये भी बताएंगे कि उस रोजगार को कैसे देंगे ताकि लोगों के पास ये अवसर हो देखने का, जांचने का, परखने का, मूल्यांकन करने का कि जनसुराज से जुड़े हुए लोग बिहार की शिक्षा के लिए, जल प्रबंधन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए क्या योजना दे रहे हैं। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए और अगर अच्छा लगे तो उसको अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो उसको छोड़ दीजिए। जिसके साथ हैं उसके साथ बने रहिए। ठीक, आप विकास की बात कर रहे हैं, वे लोग सिर्फ जात की बात कर रहे हैं, उससे कैसे लड़ा जाएगा? नहीं, हमको किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जो पूरा अभियान है, अगर आप देखेंगे, मैं अपने भाषणों में कहता हूं कि ये राजनीतिक तूतू मैमे का विषय ही नहीं है। मैं शुरुआत ही इस बात से करता हूं कि बिहार में जितने नेताओं ने या दलों ने शासन किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है या करने का दावा कर रहे हैं, दोनों को आप सत्य मान लीजिए, कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 50 साल 40 साल शासन किया, उसमें विकास का काम किया। मान लीजिए कि लालू जी ने अपने राज्य में सामाजिक न्याय किया, यही तो लोग दावा करते हैं कि हमने सामाजिक न्याय का काम किया, मैं मान रहा हूँ। नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन ने मान लीजिए कि सुशासन करके यहाँ विकास कर दिया। लेकिन अगर सबके दावों को मान भी ले, सही भी, तो भी जो आज सच्चाई है, जो आप और हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो कोई भी सामान्य समझ रखने वाला बिहार का आदमी आपको ये बता सकता है कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, इसी रास्ते पर चल के तो बिहार को आप समृद्ध और अग्रणी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पिछले 40-50 साल में जो 25 से ज्यादा अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने, किसी में क्षमता नहीं थी या किसी ने प्रयास नहीं किया। प्रयास तो सबने किया होगा, तो फिर सफलता क्यों नहीं मिली? तो कहीं ना कहीं जब तक आप उसकी वजह को, रोग को पकड़ेंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा? उसकी वजह है समाज के स्तर पर जब तक ये चेतना नहीं आएगी कि आपकी जो समस्या है आप उस पर वोट कीजिए। जो ताला खोलना है, चाबी उस ताले का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर शिक्षा पर वोट होगा तो जितने भी दल हैं, आप आरजेडी को वोट देना चाहते हैं, भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस, जदयू, जनसुराज को, जिसको भी वोट देना चाहते हैं वोट दीजिए, लेकिन वोट शिक्षा पर दीजिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तेजस्वी यादव ने एक झूठा वादा किया चुनाव से पहले कि मैं मेरी सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा, पहले कैबिनेट में ही दे दूंगा, पहला निर्णय ही वही करूंगा। अब सबको उस समय भी मालूम था कि ये झूठा वादा है, ये हो नहीं सकता है उनसे, उन्होंने कुछ सोचा समझा है नहीं, ऐसे वादा कर दिया। अब आज वो सरकार में है, स्वाभाविक तौर पे नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कम से कम ये चर्चा तो हो रही है कि भाई आपने ये वादा किया था, इसको कब पूरा कीजिएगा। आरजेडी जैसे दल को, जिसने 15 साल शासन में रहते हुए कभी रोजगार की चर्चा ही नहीं की, आज कम से कम उनको ये बताना तो पड़ रहा है कि भाई हम 10 लाख का हमने वादा किया है, हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 10,000 नौकरी दी, हमने 5,000 दी। चर्चा तो रोजगार की हुई। तो मेरा जो जनसुराज का एम है कि कम से कम पूरा जो डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, वो शिक्षा और रोजगार पर आए, वो कृषि सुधारों पर आए,
वो भूमि सुधार की चर्चा हो तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो चुनाव में बात होगी भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान की, विधानसभा का चुनाव होगा तो अगड़ा पिछड़ा इसकी बात होगी। लालू के डर से लोग वोट दे देंगे भाजपा को, भाजपा के डर से लोग वोट दे देंगे लालू को। तो मेरा जन स्वराज के अभियान का जो पूरा प्रयास है कि जिस ताले को आप खोलना चाह रहे हैं उसकी चाबी तो लगाइए, खुलेगा नहीं खुलेगा तो बात की बात है, लेकिन आप चाबी ही गलत लगाएंगे तब तो निश्चित तौर पर वो ताला नहीं खुलेगा। ठीक है भैया। एक छोटा सा प्रश्न है, ये है कि आप मैंने पिछले 1.5 दशक से पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ये चर्चा है कि ये एक कुशल रणनीतिकार है और जिस मसरत की धरती पे आप बैठे हुए हैं जहाँ 2 घटनाएं बड़ी हुई उस वक्त भी आप केंद्र सरकार के रणनीतिकार हैं। एक एनडीएफ हादसा हुआ था जो भी आपने कहा कि नीचे खिचड़ी बढ़ती है ऊपर डिग्री बढ़ती है, तो खिचड़ी की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन तब भी आप रणनीतिकार थे, केंद्र सरकार के रणनीतिकार थे। और पहली बात तो मैं आपका फैक्ट करेक्ट कर दूं कि मैं जीवन में कभी किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहा हूं। सुन लीजिए बात को, मैं अगर आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए भाजपा के साथ मैं 2014 में मैंने लोकसभा का चुनाव किया है, मई में वो सरकार बनी है, उसके बाद से मैं उनके साथ हुई नहीं। तो किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? मतलब सरकार कोई चलाएगा और दोस्त उसका आप हम पर दीजिएगा। आपके बिहार में सब चर्चा है कि बिहार का किस्सा नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति में राजनीतिक चुनावी प्रबंधन को लेकर जो सवाल है वो कीजिए और आप बिल्कुल अपना सवाल दोहरा लीजिए, लेकिन अपना फैक्ट करेक्ट कर लीजिए कि मैं किसी भी सरकार में कभी भी हिस्सेदार नहीं हूं। चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने लिए एक ये रूल रखा है, बात तो सुन लीजिए, चुनाव परिणामों के आने के बाद मैं उस राज्य में वापस जाता ही नहीं। आपने कहा कि आप उस समय उस सरकार में थे, उसको करेक्ट कर लीजिए। कैसे रणनीतिकार रहिएगा आप? चुनाव खत्म होते उसके बाद सरकार का एडवाइजर और चुनाव के एडवाइजर दोनों में पहले फर्क समझिए। अगर आप चुनाव के एडवाइजर हैं, हाँ, मान लीजिए कि आपने अगर मेरी सरकार बनवा दी, हाँ, तो मुझे सुझाव तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप ये दे सकते हैं, लेकिन ये मेरा निर्णय अपना व्यक्तिगत है कि नहीं देना है। क्यों नहीं देना उस बात को पहले समझिए, उसकी गंभीरता को। मेरा अपना मानना है कि सरकार में उन्हीं लोगों को भागीदार होना चाहिए जो अंडर ओथ हैं। अगर मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार है, मैं वहां जाकर वहां बैठूंगा, सलाह दूंगा, तो मैं आप ही पत्रकार या आपको कहना भी चाहिए और आप कहेंगे भी कि प्रशांत किशोर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, क्योंकि मैंने कोई ओथ तो लिया नहीं है, मैं किसी पद पर हूं नहीं। मुझसे कौन लोग मिलेंगे? मुझसे जनता से ज्यादा वो विधायक मंत्री मिलेंगे जो अपना कुछ लाभ चाहते हैं, वो ठेकेदार मिलेंगे जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, वो अफसर मिलेंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये 10 साल अपने जीवन में निर्णय लिया कि जहाँ पर चुनाव जीत गए वो मुद्दा हमने जनता के सामने रखा, जनता ने उस पर पक्ष में या विपक्ष में निर्णय दिया। एक बार जो लोग जीत कर आ गए उन्होंने संविधान की शपथ ली, अब ये उनका काम है करना और नहीं करना। मेरा निर्णय तभी आएगा जब अगली बार चुनाव होगा कि मैं उनकी फिर मदद करना चाहता हूं कि नहीं। पहली बात को समझिए आप, गंभीरता को। यही वजह है कि 10 बरस वो काम करने के बाद भी कोई माई का लाल पूरे भारतवर्ष में ये नहीं कह सकता है कि 1 रुपए का भी मेरे पर कहीं कोई इल्जाम हो कि मुझे किसी ने 1 रुपया भी दिया हो। अगर मैं सरकार बनने के बाद वहां रहूंगा तो ग्लोरीफाइड दलाली का काम करूंगा, इसीलिए वो काम नहीं करते हैं। ये जो आप जो कह रहे हैं कि सुझाव तो दे ही सकते हैं, इस तरह का काम हम नहीं करते। अगर सुझाव जो लोग देते हैं वो इवेंचुअली दलाल बन जाते हैं। तो फिर आने वाले दिन में ये खिचड़ी और डिग्री की लड़ाई जनसुराज कैसे लड़ेगी? बिल्कुल अरे भैया, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि किसी ये दल की बात ही नहीं, हम तो नीचे से जनता को ही जगा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। हमने सर केवल खिचड़ी और डिग्री पूछा। तो खिचड़ी और डिग्री, आप जब शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, आपका विधायक चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, अगर पूरी व्यवस्था चोर है, सारे अफसर चोर है, तो खिचड़ी बंटना रुक कैसे जाएगा? डिग्री कैसे सुधर जाएगा? आप ये चाहते हैं कि पेड़ के जड़ में घुन लग गया है और आप चाहते हैं कि उसके टहनी पर अच्छा फल लगे। ये कभी संभव है? जब आप 500 रुपया लेकर वोट दे रहे हैं और किसी व्यक्ति का मुखिया के तौर पर चुनाव कर रहे हैं, तो वो मुखिया चुनकर आने के बाद चोरी करेगा या हरिश्चंद्र बनेगा? आप कह रहे हैं कि मुखिया क्या चोरी कैसे रोकिएगा? मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन समाज 500 रुपया लेकर
वोट देना बंद कर देगा, उस दिन सही लोग का चुनाव होगा, वो जब सही मुखिया चुनकर आएगा तो अपने आप चोरी रुक जाएगी। निर्णय आपको करना है कि आप पेड़ की टहनी पर दवा छींटना चाहते हैं कि जड़ को सुधारना चाहते हैं। मेरी जो सोच है, 10 साल देश के स्तर पर काम करने के बाद जो मैंने सीखा, देखा, अनुभव किया, उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जनसुराज। कि अगर आपको यहाँ व्यवस्था में परिवर्तन लाना है तो नेताओं को सुधारने से पहले, दलों को, सरकारों को सुधारने से पहले समाज को जागृत कीजिए। समाज सुधरेगा तो उससे राजनीति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी तो ही अच्छे लोग सरकार में आएंगे, और जब सरकार अच्छी होगी तो समस्याओं का समाधान होगा।